इसके साथ ही तालिबान के सह संस्थापक, राजनीतिक प्रमुख और तालिबान के प्रमुख चेहरों में से एक, आपको बता दें, अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री होंगे। ISI समर्थित हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख, अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकियों के लिस्ट में शामिल हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। इस कदम को हक्कानी नेटवर्क को शांत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि काफी वक्त से, आपको बता दें, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच सत्ता में शक्तिशाली मंत्रालय पाने को लेकर संघर्ष देखा जा रहा था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान में एक भी गैर तालिबानी चेहरे या किसी महिला को इसमें जगह नहीं दी गई है, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। ये दोनों बातें, ना तो महिला और ना ही गैर तालिबानी। इसके अलावा आपको बता दें कि तालिबान ने इससे पहले कहा था कि जो सरकार अफगानिस्तान में बनेगी तालिबानियों द्वारा, वो समावेशी सरकार होगी, लेकिन वो सब एक तरीके से अगर कहें तो कुछ भी सामने देखने को नहीं मिल रहा है। और तालिबान के सर्वोच्च नेता की बात की जाए तो नई सरकार में उसकी भूमिका क्या होगी, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। पिछले कई सालों से जनता की नजरों से गायब रहने वाले तालिबान प्रमुख ने नई सरकार से शरिया कानून को कायम रखने के लिए भी कहा है। तालिबान के ज्यादातर नए मंत्रियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी के गरीबी रहे हैं। तो कई अहम चीजें आ रही है, ना तो महिला चेहरे शामिल हैं कैबिनेट में और ना ही गैर तालिबानी हैं। और मारूफ रजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मारूफ जी, सबसे पहले देखिए, वही एक सवाल एक बार फिर से, वही एक बात फिर से कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। लिस्ट जो जारी की गई है 33 सदस्यों की, उसमें देखिए ना तो कोई महिला है, और सबसे अहम बात यह कि गैर तालिबानियों को भी जगह नहीं दी गई है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे मारूफ रजा से। वो लगातार विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं, आपको बता दें तालिबान और अफगानिस्तान में क्या कुछ चल रहा है उस पर उनकी पैनी नज़र, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि जो सरकार गठित की गई है, 33 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है, उसमें न तो कोई गैर तालिबानी चेहरा और न ही किसी महिला को शामिल किया गया है। तो मारूफ रजा जी हमारे साथ जुड़े। मारूफ जी, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि वही तालिबान की जो कथनी और करनी में फर्क होता है, विश्व पटल पर एक बार फिर से सामने देखने को मिला है। 33 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है सरकार के, लेकिन ना तो इसमें कोई महिला चेहरा शामिल है और ना ही कोई गैर तालिबानी चेहरा। देखिए, इन हरकतों से ये फिर धीरे धीरे नजर में आ गया है और साबित हो रहा है कि तालिबान की बातों पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक जगह उन्होंने ये कहा था कि अब हम बिल्कुल नया रुतबा इख्तियार करेंगे, वो बात अलग थी, अभी नहीं किया है उन्होंने। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया था जो हमारे खिलाफ थे उनके साथ हम हमदर्दी दिखाएंगे, उस पर भी मुझे शक है। अभी उनकी जो सरकार है उस पर दो चार चीजें हमें समझना पड़ेगा। एक तो ये सरकार ऐसी बनी है जो पाकिस्तान चाहता था, क्योंकि असली अफगानिस्तान का अभी राजधानी है रावलपिंडी, काबुल में नहीं है। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का एक स्टेट या प्रोविंस बन चुका है, जिसको पाकिस्तान की सेना चलाएगी वहां बैठ के पाकिस्तान में। और इसलिए आपने देखा था DGISI भी आए थे वहां जब उनके ये कैबिनेट अनाउंस हुआ था, तो उसके लिए अभी इन कैबिनेट मेंबर्स के अंदर भी आप देखिए, इनमें से कुछ गिने चुने ऐसे हैं जिनके ऊपर एक प्राइस भी है, माने हुए दुनिया के UN के आतंकवादी है। लेकिन जहां अमेरिका ने UN पर दबाव डालकर इनको आतंकवादी ठहराया था, जैसे हक्कानी है, उसी लोगों के साथ अमेरिका ने बाद में तालमेल बातचीत करके अपने बाहर निकलने का रास्ता बनाया। तो पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान की समस्या जो बिगड़ी है अमेरिका की वजह से बिगड़ी है। और अभी भी अमेरिका एक तरफ से इनको आतंकवादी कह रहा है, दूसरी तरफ से इनके साथ बातचीत कर रहा है। और इंडिया भी, शर्म की बात है कि अमेरिका के कहने के ऊपर ही चल रहा है। हमने भी तो कहा था कि तालिबान आतंकवादी हैं, अब क्यों हम उनसे मिलाप करने चले। और हक्कानी की बात रही, हक्कानी इन सारे तालिबान गुटों के अंदर सबसे ज्यादा उसकी जो सेना है वो लड़ाई लड़ने में काबिल है। बाकी के तो ये सब एक किस्म से बिछड़े बच्चे हैं जिनको एक मुल्ला या दूसरे मुल्ला ने अपने नीचे लाया है। तीसरी बात यह है कि
अभी अफगानिस्तान के अंदर तो ये कैबिनेट ही अनाउंस हुई है, इसका मतलब नहीं है ये कहानी खत्म हो गई है। अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हक्कानी के लोगों ने मुल्ला बरादर को हमला किया था उसके ऊपर, वो पाकिस्तान के आईएसआई के भड़काने के ऊपर हमला किया था। तो जो भी पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं मानेंगे उनके ऊपर हमला किया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा। तो अफगानिस्तान को दूर से आप देखें तो आप खुश रहेंगे, अगर आप जाके उस दलदल में फंसना चाहते हैं तो आपको अपनी किस्मत मुबारक हो। जी मारूफ जी, लेकिन अगर किसी देश को इससे अलग नहीं किया जा सकता जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार बन रही है, उससे पहले ही विश्व के जो बाकी देश हैं उनको सामने आना चाहिए था, क्योंकि अगर तालिबान क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये सबको पता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और फिर उसी तालिबानियों द्वारा सरकार बनाए जाने के बाद कैसे विश्व ये विश्वास कर लेता है, विश्व के जो पूरे देश कैसे विश्वास कर लेते हैं कि वो शांति बनाए रखेगा और नॉर्मल जो साधारण जो दूसरे देश हैं जिस तरीके से उनके द्वारा कार्य किया जाता है वैसे तालिबानी सरकार कार्य करेगी। दूसरा सवाल, जिस तरीके से गृह मंत्रालय की जो बागडोर है, देखिए वो गृह मंत्रालय की बागडोर भी किस व्यक्ति को सौंपी गई है, अमेरिका के मोस्ट वांटेड जो लिस्ट में था आतंकी, उसे सौंप दी गई है। देखिए अफगानिस्तान में जो हो रहा है इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमारी मीडिया ने लिया है और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भारत में कुछ हो ही नहीं रहा है, खाली अफगानिस्तान में हो रहा है। तो जो हो रहा है उसमें भारत का कोई खास ना बोल है ना काबू है। हमने जो कुछ किया था अफगानिस्तान में उस समय किया था जब अमेरिका का कंट्रोल था अफगानिस्तान पर, और अमेरिका ने मनमोहन सिंह की सरकार को बोला था कि वहां पे आप ब्रिज, रोड, डैम बनाएं, स्कूल बनाएं। तो भारत गया वहां पे अच्छे काम करने के लिए। इस समय भारत वहां वो सब काम कर रहा था जब भारत ने आसपास के देशों में कुछ ऐसा खास का प्रोग्राम नहीं चलाया, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो। तो मेरे दिमाग में जब से ये सवाल उठ रहा था कि क्या भारत को लगी हुई थी कि जब जाके भारत ने इतना कुछ अफगानिस्तान में किया, अब करने के बाद आपने अगर दान किया है तो आप चुप से बैठिए, अगर नहीं दान किया है तो आप सौदा करने क्यों जा रहे हैं वहां? क्योंकि अफगानिस्तान में जो सरकारें बन रही हैं वो सरकारें पाकिस्तान की सेना बना रही है, वो अपना उनका आगे का एजेंडा है जो इस प्रोग्राम में मैं अलग से समझा सकता हूं। लेकिन इतना कहना है कि वो 30 साल से ये ख्वाब देख रहे थे कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करें और अपने लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान की सेना में भी कोई काबिलियत है। जैसे हिंदुस्तान की सेना ने 50 साल पहले उनको खदेड़ निकाला था ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश से। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा समय है, इसमें वो भारत को घुसने नहीं देंगे। और जो उनके मंत्रालय के जो लोग बन रहे हैं, चाहे गृह मंत्रालय हो चाहे बाकी हो, इनमें से ज्यादा लोग वो टेररिस्ट हैं। अब ये बात पुरानी खड़ी हो जाती है कि भाई वन मैन टेररिस्ट इज अनदर मैन फ्रीडम फाइटर। ये अफगानिस्तान से ज्यादा ये बात कहीं और साबित नहीं हो रही है। अमेरिका वगैरह इनको टेररिस्ट कहते थे, अभी चाहे अमेरिका के CIA चीफ हो, चाहे ब्रिटेन के विदेश मंत्री हो, चाहे बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, चाइना ने भी इनको बुला के अपना स्वागत किया चाइना के अंदर। तो यही देश जो दुनिया को आतंकवादियों के बारे में डंका बजाते हैं, अब ये उन्हीं आतंकवादियों से डील कर रहे हैं जिनको इन्होंने पहले UN के थ्रू आतंकवादी बनाया था। भारत के कहने पे थोड़ी आतंकवादी बने। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको दुनिया में अच्छा काम करना है, जो भारत की नीति है, तो बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे भारत मदद कर सकता है लेकिन इस किस्म के दलदल में नहीं फंस सकता है। पूरा अफ्रीका पड़ा है आपके लिए, और बाकी के देश भी एशिया के अंदर हैं जहां पे हालात इतनी अच्छी नहीं है। जैसे म्यांमार के अंदर भी उनकी जनता जो है, जिस किस्म से उन्होंने डेमोक्रेसी का सर पलटा पटक दिया था, तो भारत उनकी जनता, उनकी मिलिट्री जनता के साथ भी मिलाप रखी है और पुराने जो इलेक्टेड मेंबर आंग सान सू की वगैरह उनके साथ भी मिलाप रखे। तो हमारी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो भी सरकार आएगी हम उनके साथ मिलाप रखेंगे। अगर आप उनके साथ मिलाप रखेंगे तो आपको मिल क्या रहा है? चाइना और रशिया तो अफगानिस्तान में से सोना, कॉपर, मिनरल वेल्थ, रॉ अर्थ, लिथियम, ऐसे मिनरल्स लेने को लाइन लगा के खड़ा है। आपको वहां पे थोड़ी माइन बनाने कोई देगा। आपको समझना चाहिए कि आपकी काबिलियत कहां तक है और पहुंच कहां तक है, तो वहां पे आप ऑपरेट करें। सेंट्रल एशिया के सारे देश अफगानिस्तान के नॉर्थ में हैं, वो कई सालों से
भारत के साथ रिश्ता अच्छा करना चाह रहे, लेकिन हम एक आध विजिट कर देते हैं वहां पे, थोड़ा बहुत मिलाप कर देते हैं। ईरान भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है, हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जयशंकर साहब ईरान के राष्ट्रपति के सेरेमनी के लिए गए थे, लेकिन अमेरिका कहता है कि ईरान शैतान का देश है, तो आप मत जाइए वहां पे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप अमेरिका के पीछे पीछे चलोगे कि क्या आपकी इंडिपेंडेंट राजनीति होगी, और उस हिसाब से आपको कदम उठाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल उसी हिसाब से अब कदम उठाना पड़ेगा। और मारूफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से समझाने के लिए इस पूरी खबर को। तो भारत के लिए नई चुनौती साबित होगा निश्चित तौर पर। जिसे अमेरिका आतंकी करार दे चुका है वही अब तालिबान सरकार का हिस्सा है। तो एक आतंकी से किस तरीके से डील करना भारत के लिए, कि एक तरफ लगातार जो हमारी सरकार है वो आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए खड़ी रहती है, उन्हें देश में घुसने देने से रोका जाता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश उभर कर अब सामने आ रहा है, बनकर सामने आ रहा है, जिसकी सरकार में जो दूसरे देशों द्वारा घोषित किए गए आतंकी हैं वही वहां पर मंत्री के रूप में पदोन्नत होंगे।